सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर सभी मूल निवासी बहुजन समाज को मैं बधाई देता हूँ। जो विषय हम लोगों ने आज चर्चा के लिए रखा है, ये हर एक के मन में सवाल है कि जाट कौन है। फाइनल होता है ब्राह्मण का डीएनए बताएगा ओरिजिनल कहाँ का है। तो आपने डीएनए के ऊपर रिसर्च किया तो आप हमारे बारे में भी सही बताओगे, ये हमको यकीन है। और मैंने उनको हाँ भर दी। फिर लॉकडाउन आ गया और वो सभा नहीं हो पाई जहां हमें फैसला करना। तो इस वजह से भी मैं जाटों के इतिहास के संदर्भ में फैसले ही करने के लिए जाना है, तो मैंने इसका अध्ययन और स्टडी कर लिया। 2017 की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में मेरठ में गया था। तो हम सामाजिक रूप से लोगों को जागृत कर रहे थे। तो जाटों की सभा में मैंने कुछ बातें उनको बताई। तो मीटिंग होने के बाद एक जाट ने मेरे मुंह पर कहा, अरे आप तो हमें बता रहे हो दिल्ली से आकर, मगर बाबा साहब अंबेडकर को तो एक जाट ने गोली मारकर हत्या किया था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। ये वेस्ट यूपी की बात है कि जाट लोगों में, मैंने कहा ये किन किन लोगों का कहना है। तो उन्होंने कहा ये वेस्ट यूपी में ज्यादातर जाट लोग यही मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को एक जाट ने गोली मारा, वो हमारा था। तो यही हरी जी साहब थे। उन्होंने कहा, इन्होंने किताब लिखा है हु किल्ड डॉक्टर अंबेडकर। तो उन्होंने लिखा ब्राह्मण ने उनकी हत्या की, उसमें तो जाट का कोई रेफरेंस भी नहीं आया। तो मुझे समझ में आ गया कि जाट लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र किए गए। उसी दरमियान आरएसएस के लोगों ने प्लान वे में एक एमपी मामसेब के स्टेज पर आते थे। पुना पैक धिक्कार सम्मेलन पुना में हुआ, वो शेड्यूल कास्ट के थे। तो वो बामसिब के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखकर उनके ही भाई का नाम इस्तेमाल किया। और हाल ही में ब्राह्मणों ने 2014 में शेड्यूल कास्ट के आदमी को आगे करके मोहन भागवत के द्वारा, दिल्ली का आरएसएस का प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन, उसके द्वारा 3 किताबें, मोटी मोटी किताबें प्रकाशित की, लिखी आरएसएस के ब्राह्मण ने, मगर लेखक के तौर पर वाराणसी का शेड्यूल कास्ट का आदमी दिखाया। 3 टाइटल थे, हिंदू वाल्मीकि, हिंदू चमार और हिंदू खटी। वो किताब पढ़ने के बाद लगा कि ये ब्राह्मण लोग अपनी बात कहने के लिए इसका भी आता पता नहीं ढूंढते कि कोई हमें एक्सपोज कर देगा, हमारी झूठी बातों को प्रमाणों के आधार पर खारिज कर देगा। वो इस बात का परवाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्राह्मण लोग संगठित रूप से अपनी झूठ बात का प्रचार कर रहे हैं और वो इस बात में माहिर है क्योंकि वो डेली प्रचार कर रहे हैं। वो पढ़ने के बाद मैं इस बात के लिए ज्यादा आक्रोश हो गया, राजपूतों को लेकर मैं ज्यादा आक्रोश हो गया कि ब्राह्मणों ने एक फेक थ्योरी निर्माण की, एक भ्रम पैदा कर दिया। वाल्मीकि क्षत्रिय थे, वो मुगलों के द्वारा उनको अछूत बनाया गया, एक सिद्धांत बना। दूसरा सिद्धांत चमारों के बारे में लिखा, ये चमर वंश के थे, ये बाय बर्थ ब्राह्मण थे और इनको मुगलों ने अछूत बनाया। खटीकों के बारे में सिद्धांत बनाया कि खटीक भी राजपूत थे और मुगलों ने उनको अछूत बनाया। तो मैं इस बात के लिए मजबूर हो गया कि ब्राह्मण लोग अगर ये झूठ प्रचार कर रहे हैं और हमारे देश में जाति व्यवस्था में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, तो हमारे में गर्व भाव होता है, हम ऊपर वाले हैं। तो ये लोग स्वाभाविक रूप से इन गलत बातों के प्रभाव में आ सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके तय में जाने का फैसला किया।
महिपाल सिंह साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों का जवाब हम लोगों ने दे दिया है और उससे भी आगे जाकर जवाब दिया है। ये जो कार्यक्रम है ये प्रथम कार्यक्रम है। हम ब्राह्मणों को चुनौती देकर कह दिया, पुरातात्विक आधार पर हम प्रमाणित करते हैं, तुम्हारे संस्कृत लिटरेचर के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं। और तो और जो शासक वर्ग रहे हमेशा, चाहे वो बुद्धिस्ट शासक हो या हर्षवर्धन के बाद जो परिस्थिति भारत में बदली, चाहे फिर मुगलों का राज हो या अंग्रेजों का राज हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने प्रमाणित कर दिया और डीएनए के आधार पर फाइनल प्रमाणित कर दिया। ये हिस्टोरिकल हो गया, ये पुरातात्विक हो गया, ये इंडोलॉजी के आधार पर हो गया, ये कल्चर और कहावतें और जो उनकी मान्यता है इसके आधार पर हो गया और फाइनल मापदंड बनाया डीएनए के आधार पर। तो हम इस मुद्दे पर जाने के पहले मैं इनकी एक आउटलाइन आपको बताना चाहता हूं कि जाट कौन है, गुजर कौन है, राजपूत कौन है, यादव कौन है, यह समझने के लिए हमको भारत के प्राचीन भारत के इतिहास में जाना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मणवादी लोगों ने बचकाना हरकत में और जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको काल्पनिक कथा और काव्य के आधार पर वास्तविक इतिहास को दबा दिया है और वो वास्तविक इतिहास जब तक सामने नहीं आएगा सच्चाई सामने नहीं आ सकती और उस मलबे के नीचे से वो वास्तविक इतिहास बाहर लाना होगा। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो गाइडलाइन दिया, पहला उनका जो 1946 को किताब आया वो किताब है हु वेर द शूद्रास, शूद्र पूर्व में कौन थे। उस किताब का संक्षिप्त सार ये है कि अगर ब्राह्मणी व्यवस्था का क्षत्रिय अंग है तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। चाहे विश्वामित्र का झगड़ा हो, चाहे वो गागा भट्टा और शिवाजी महाराज का झगड़ा हो, चाहे वो ब्राह्मण और कायस्थों का झगड़ा हो, तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो निरंतर झगड़ा चला ये इस बात का प्रमाण है कि शूद्र जो है पूर्व में क्षत्रिय थे। बाबा साहब अंबेडकर का जो थीम है वो ये है कि ये पूर्व के क्षत्रिय। इतिहास में जब हमने इसको खंगाला ये क्षत्रिय है कौन, क्षत्रिय का ओरिजिन कहां पर है, तो हमें प्रचलित रूप में यह बताया जाता है और वो हिंदी वाला होता है, वो हमारे लोग वेरीफाई नहीं करते वो संस्कृत में क्या है। प्रचलित रूप में बताते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, कमर से वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। ज्योतिबा फुले को भी बहुत गुस्सा आता था तो ज्योतिबा फुले उस समय बोलते थे, आज कोई ओबीसी इतनी जरूरत नहीं करता, उस समय ज्योतिबा फुले कहते थे कि ब्रह्मा के मुंह से जब पैदा हुआ तो कोई दिख रहा था क्या आज के वर्तमान ब्राह्मण अपने मुंह से बच्चे पैदा क्यों नहीं करते। वो साइंटिफिक सवाल ताकि ब्राह्मणों के वर्चस्व को न कराए। मगर ये जो सूक्त है इसको कहते हैं पुरुष सूक्त। ये जो वर्णन किया गया है ये पुरुष सूक्त है और ऋग्वेद का पहला ट्रांसलेशन मौखिक था। ऋग्वेद का पहला ट्रांसलेशन अंग्रेज लोगों ने इकट्ठा करके किया, उसके लिए स्कीम बनाई, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया और ब्राह्मणों ने उसको मान्यता भी दिया। मैक्स मुल्लर के द्वारा ऋग्वेद का अनुवाद किया गया। आरएसएस के लोग भले ही बाहर बोलते हैं, ब्राह्मण आरएसएस के ब्राह्मणों की आज भी कोई किसी टीवी चैनल पर मैक्स मुल्लर के खिलाफ बोलते हुए दिखाई नहीं देता है, भले गप बोल दे बाहर। पहला लिखित टेक्स्ट आया मैक्स मुल्लर द्वारा। मैक्स मुल्लर ने ही जो ब्रिटिश अधिकारी इंडिया में पढ़ने के लिए आते थे
इनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लेक्चरर सीरीज आयोजित की। उस सीरीज का टाइटल के रूप में आज बुक अवेलेबल है कि इंडिया से हमें अंग्रेजों को क्या सीखना चाहिए। इस लेक्चरर सीरीज में उसने कहा कि ऋग्वेद में लिखी गई सभी बातें ब्राह्मणों की है, ये मानना मूर्खता है। ऋग्वेद में ऐसे कई सारे शब्द है जो संस्कृत में इसके कोई अर्थ मालूम नहीं है। और मैक्स मुल्लर ने ही ऑन रिकॉर्ड कहा कि भारत का वास्तविक इतिहास बुद्ध धर्म से आपको पता चलता है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर इसके लिए जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, मगर बुद्धिज्म का लिटरेचर पूर्ण रूप से जब तक बाहर नहीं आएगा, आप ब्राह्मणिकल लिटरेचर से भारत का इतिहास नहीं जान सकते। ये बात नहीं बदलती। बाबा साहब अंबेडकर का भी यही लाइन है कि जो आप दिग्भ्रमित हो रहे हो, इसका कारण है कि भारत में मापदंड क्या है इतिहास को ढूंढने का, जानने का। क्षत्रिय शब्द कहां मिलता है, हमने ढूंढ लिया। और जो भी ब्राह्मण संस्कृत स्कॉलर है, उन लोगों को हमारी चुनौती, हमने लिखा है और हम चाहते हैं कि ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण विद्वान इसके खिलाफ लिखे, युक्तिवाद करे, हमारा खंडन मंडन करे। ये उनको चुनौती है, उनको निमंत्रण है। हमने ये तथ्य को ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया है? क्षत्रिय शब्द जो प्रचार में लाया जाता है वो झूठ है। जैसे ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, यह अनुवाद है। और ये कहां से आया? पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का आखिरी अध्याय में जोड़ा गया है। ये मान लो अपेंडिक्स है, ये बाद में जोड़ा गया है। मैक्स मुल्लर खुद कहते हैं, और बड़े संस्कृत स्कॉलर म्यूर है, और खुद बाबा साहब अंबेडकर ने इधर उधर नहीं, बनारस में जाकर कहा, 26 नवंबर 1956 में कहा, बनारस में जाकर कहा, वो भी बीएचयू के सामने कहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने, और ब्राह्मण लोग सुन रहे थे। और उसका आयोजन वर्मा जो ओबीसी थे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की उस कार्यक्रम का नियोजन किया था। और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां चुनौती देकर कहा कि ब्राह्मण लोग बाहर से आए हैं, और जब उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने पुरुष सूक्त ऋग्वेद में लास्ट में जोड़ दिया। अभी पुरुष सूक्त की व्याख्या क्या है? ये पुरुष सूक्त में ये लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ। ऐसा संस्कृत में नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? ब्रह्मा के बाहु से राजन्य पैदा हुआ। क्षत्रिय शब्द जो है, ब्राह्मण ऋग्वेद को सबसे ज्यादा प्राचीन मानते हैं। पुरुष सूक्त सभी इतिहासकारों का एक मत है, और वर्ल्ड लेवल के स्कॉलर लोगों का, और बाबा साहब अंबेडकर का भी ये राय है कि पुरुष सूक्त आखिर में जोड़ा गया। जो पुरुष सूक्त आखिर में जोड़ा गया है, उसके अंदर क्षत्रिय शब्द नहीं है, उसके अंदर राजन्य शब्द है। और लिटरेरी फॉर्म में क्षत्रिय शब्द अगर पहली बार कहीं मिलता है, तो क्षत्रिय शब्द पाली लिटरेचर में मिलता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन है खत्तीय। क्षत्रिय नहीं, खत्तीय। बुद्ध जो शाक्य कुल से थे, तो बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं शाक्य खत्तीय। और बाबा साहब अंबेडकर को जब संविधान का जो लिखने का अवसर मिला, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों से उस समय में डिबेट किया। तो बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर उस समय संविधान सभा में भी, और आज दिल्ली के अंदर आरएसएस के लोग देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि ये संविधान नकल है, ये वहां से उधार लिया, ये यहां से उधार लिया। तो बाबा साहब अंबेडकर जानते थे, तो संविधान सभा में ब्राह्मणों के मुंह पर कहा कि हमने यही वहां से उधार नहीं लिया, बल्कि ये संविधान हम हमारे पुरखों से ले रहे हैं, हम गणतांत्रिक व्यवस्था से ये ले रहे हैं। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वर्ड है रिपब्लिक स्टेट।
बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हम वहां की गणतांत्रिक व्यवस्था से ले रहे हैं। और गणतांत्रिक व्यवस्था के लोग कौन है? खत्तीय। खत्तीय क्या होते थे? खत्तीय शब्द से खेती शब्द बना हुआ है, तो खत्तीय का मतलब किसान भी होता है। खत्तीय का दूसरा मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और वो अपनी कम्युनिटी का, उनकी जो असेंबली होती है वहां वो रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए शाक्यों की भी गणसभा थी, वज्जियों की भी गणसभा थी। और इंडिया में दुनिया के स्कॉलर ही नहीं, खुद बुद्ध कहते हैं कि मैंने संगठन बनाने का जो प्रेरणा लिया वो मैंने वज्जियों के गण संघ से लिया। तो बुद्ध खुद मान्यता देते हैं कि वज्जी लोग डेमोक्रेसी के जन्मदाता है। तो खत्तीय लोग हैं। खत्तीय मूल्यवासी शब्द है। अगर खत्तीय शब्द ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था वाला शब्द होता तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में क्षत्रिय शब्द आना चाहिए था। क्षत्रिय शब्द नहीं आया, तो इसका एक जवाब यह है कि पाली लिटरेचर ये अल्टरनेटिव हिस्ट्री है। ढूंढने का एक मापदंड है। हम लोग जैसे ये जो महिपाल सिंह जी जो बोल रहे हैं कि महाभारत का समय कौन सा है, अरे बोबड़े को महाभारत का समय नहीं पता है। जस्टिस बोबड़े, गोगोई को महाभारत का समय नहीं पता है। जस्टिस को जो बड़े बड़े सब न्यायाधीश रह चुके हैं, जस्टिस गोगोई ने ये बोला कि महाभारत जस्टिस सीजेआर सर न्यायाधीश सीजेआर, वो सर न्यायाधीश जो है उन्होंने ये अकल लगाई कि महाभारत इतना 1000-5000 साल पुराना है, जिसको आरएसएस के लोगों ने वहां पर साक्षीदार, एक पार्टी दोनों पार्टी की तरफ से एविडेंस के लिए साक्षीदार चाहिए, तो सुवीरा जायसवाल नामक व्यक्ति को आरएसएस ने अपॉइंट किया। वो स्कॉलर है हिस्ट्री की, एशियन हिस्ट्री की। तो उसने उसके किताब में लिखा कि महाभारत गुप्त काल में लिखा हुआ है, रामायण गुप्तोत्तर है, लिखा है। वो चुप है उस समय। महाभारत प्राचीन है महिपाल साहब, तो महाभारत के अंदर अशोक का मानने के बावजूद भी प्राचीन है। मान लो 2000 साल है, हाँ प्राचीन, मगर 2000 साल के पहले भी है ना। बात समझ लीजिए। हाँ समझने के लिए बराबर प्राचीन है। अरे आज से 1700 साल पुराना, इसका काउंट करने के लिए प्राचीन ही माना जाएगा। 7 से 800 शताब्दी तक प्राचीन ही माना, 11वीं शताब्दी के बाद मध्यकाल काउंट हो जाएगा हमारे हिसाब से। बराबर। भारत के लोगों को ईसा पूर्व कौन सा होता है और ईसी सन कौन सा होता है ये भी नहीं बताया जाता। ब्राह्मण लोग इतना जटिल इतिहास लिखते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एडी क्या है और बीसी क्या है यही समझ में नहीं आता। मूवमेंट में आने के बाद हमको इतिहास का इंटरेस्ट बढ़ गया। हमको पहले भी बहुत कठिन लगता था क्योंकि वो जानबूझकर न समझने वाला लिखा जाता। तो इतिहास में यह तय हो गया, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है। अगर महाभारत 5000 साल पुराना तुम बता रहे हो, तो महाभारत में अगर बुद्ध का जिक्र है तो हिस्टोरिकल रूप से बुद्ध का जन्म 5000 साल पहले होना चाहिए। अगर महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है, अगर रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है, तो फिर इसका पीरियड कौन सा निकलना चाहिए? रामायण में शक का जिक्र है, ऊन का जिक्र है, कुषाण का जिक्र है, पल्लव का जिक्र है, तो शक कुषाण पल्लव 5000 साल पहले होने चाहिए। ब्राह्मण लोग जो है जो गप कर रहे हैं, केवल इंटरटेन कर रहे, केवल कार्टून की बातें प्रचार कर रहे, हिस्टोरिकल आधार पर ब्राह्मणों के पास पुरातात्विक आधार नहीं है। इंडस सिविलाइजेशन में ब्राह्मण लोग कैसे विदेशी सिद्ध हुए? इंडस सिविलाइजेशन का उत्खनन 1922 में हुआ, 1928 में रिपोर्ट पब्लिश हुआ,
इंडस सिविलाइजेशन, आज संयुक्त भारत, उस समय का पाकिस्तान अभी नाम बड़ा, उस समय का जो संयुक्त भारत था वहां पर वो है, और आज पाकिस्तान में है, वहां पर एक भी यज्ञशाला, यज्ञ का अवशेष नहीं मिला, घोड़े का अवशेष नहीं मिला। और यहाँ तो छोड़ो, उसमें जो प्रतीकात्मक लिपि है, जो सिंबल्स है, ब्राह्मण का घोड़े का भी सिंबल नहीं मिला, यज्ञ का सिंबल नहीं मिला। तो किस आधार पर ब्राह्मण लोगों की बातों को हमारे लोग मान्यता देते हैं? जाट गुजर राजपूतों का सत्यानाश किस वजह से हुआ है, वो मैं बताने के लिए किताब लिखा। मैंने उनका इतिहास ढूंढ लिया है, उनका सत्यानाश होने की एक वीक पॉइंट मुझे पता चला है। और ये वीक पॉइंट जिन लोगों को मालूम है वो नहीं बता रहे, बल्कि अपनी जड़ें ब्राह्मणवाद के साथ जोड़कर वो दिखा रहे। मैं आपको ये बता रहा था कि क्षत्रिय शब्द ही प्राचीन शब्द है। इसका प्रमाण बुद्ध के हिस्टोरिकल डायलॉग में जो सुत्त कहा जाते हैं, और सुत्त इतने प्राचीन है कि अशोका के पूर्व ही इसका संकलन किया था। इसलिए सम्राट अशोक ने कितने स्तूप बनाए, तो उसने भी राउंड अबाउट नहीं बनाए, उसने उतने ही स्तूप बनाए जितने बुद्ध के द्वारा सुत्त बोले गए, लिखे गए या लोगों को प्रचार में लाए। तो अशोका ने 84,000 स्तूप क्यों बनाए? क्योंकि बुद्ध ने ऐतिहासिक लाइफ में 84,000 सुत्त का निर्माण किया, प्रचार में किया, इसीलिए उतने ही बनाए। ये आर्कोलॉजिकल जानकारी। वो 1 लाख भी बना सकता था, 84,000 क्यों बनाई? गीता लिखने वालों को मालूम था कि बुद्ध ने 84,000 स्तूप बनाए, क्योंकि अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए। तो गीता लिखने वाले ब्राह्मणों को मालूम था, तो ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, तुम ब्राह्मण की नहीं मारोगे तो तुम 84 लाख योनि में चले जाओगे। अशोका की थ्योरी को, बुद्धा की हिस्टोरिकल बात को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने 84 लाख योनि वाला सिद्धांत बनाकर लोगों में डर पैदा किया कि ब्राह्मणों के खिलाफ हो जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, तुम जानवर और कुत्ता न जाने 84 जो तरह के लाख है उसमें तुम तब्दील हो जाओगे। ब्राह्मणों ने मानो धमकी दी, मगर हिस्टोरिकल बेस में अशोक और बुद्धा है। क्षत्रिय शब्द का डिबेट हुआ, अंबट्ट सुक्त नामक सुक्त है जिसमें अंबट्ट तथागत को मिलने आता है, अंबट्ठ ब्राह्मण होता है, और अंबट्ठ ब्राह्मण बुद्ध को डिबेट में हराने के लिए आता है, और वो कहता है मैंने ये सुना है कि तुम बुद्ध हो और तुम्हारी बॉडीज पर जो है 32 लक्षण बुद्ध के है, ऐसा समाज में चर्चा हो रही है, वो मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूं। वो 31 लक्षण को देख लेता है मगर एक लक्षण दिखाई नहीं देता, तो बुद्ध बोलता है ये मेरा दांत का लक्षण है, वो अंदर है, तुम्हें कैसे दिखाई देगा। डिबेट आगे चलती है, वो हिस्टोरिकल आधार है, वो डिबेट आगे चलती है। तो अंबट्ठ बुद्ध को कहता है कि तुम क्षत्रिय शाक्य लोग, हम ब्राह्मणों को कीमत नहीं देते, तुम क्षत्रिय शाक्य लोग हम ब्राह्मणों को कीमत नहीं देते, तुम हमें अभिवादन नहीं करते, हम ब्राह्मण होने के बावजूद तुम हमें पूजते नहीं है। तो बुद्ध ने उसको जवाब दिया, क्यों पूजे, क्यों अभिवादन करे? कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। अगर क्षत्रिय शाक्यों का वर्तन उनके अच्छे आचरण से है तो ब्राह्मणों से क्षत्रिय श्रेष्ठ है, यह मैं पक्ष का हूं। तो उनका डिबेट होता है, बड़ी घमासान होती है, और दुनिया के स्कॉलर लोग क्षत्रिय और ब्राह्मणों का कैसे डिबेट एशियन इंडिया में चला इसका आधार लेते हैं अंबट्ट सुत्त का। मैं आपको प्रमाण इसलिए दे रहा हूं कि बुद्ध के समय में शाक्य गण था, कोलीय था, वच्ची था, भद्दी था, भद्दीय गण था, ऐसे कितने गण थे, 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद बुद्ध पैदा होने के बाद नहीं निर्माण हुए, बुद्ध पहला पैदा होने के पहले ही 16 महाजनपद थे। इसका क्या संदर्भ है? इसका संदर्भ है कि ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उसके लिखित रिकॉर्ड है, और वो अपने लिखित रिकॉर्ड में लिखते हैं कि 16 महाजनपदों का जाहिर रूप से अपमान करने के लिए लिटरेचर लिखा। महाभारत में यह लिखा, पद्म पुराण में यह लिखा कि मगध प्रांत में जाना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि वहां वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी लोग रहते हैं। सभी पापों का प्रायश्चित है, मगर मगध प्रांत में पैर डालने के बाद मौत ही प्रायश्चित है। ब्राह्मण को मगध प्रांत में जाना ही नहीं चाहिए। इतिहासकार मगध प्रांतों को महत्व क्यों देते हैं? मगध में क्रांति का निर्माण हुआ और मौर्य जैसा साम्राज्य प्राचीन भारत में पैदा हुआ, जिसका नामो निशान आज भी दुनिया वाले नहीं मिटा पा रहे हैं और पूरे दुनिया में वो फैल चुका था। कौन कौन थे? शाक्यों का कहां पर, खत्तियों का कहां पर राज्य था? तो सम्राट अशोक ने लिखित रूप में लिख दिया कि मेरा साम्राज्य कहां तक है, तो मेरे इलाके के दूसरे साइड में एंटियोगोस राज्य करता है, दूसरे साइड में एक राजा राज्य करता है, मगर मेरा राज्य साउथ में केरल पुत्र तक है। मेरा राज्य की सीमा सभी तरफ है। तो सम्राट अशोक का लिखित रिकॉर्ड है कि उसका साम्राज्य की सीमा कहां तक थी। मगर ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? जाट, गुजर, राजपूत और यादव का नामो निशान मिटाने के लिए ब्राह्मण लोगों ने एक गेम किया, और वो गेम इतिहासकारों ने मिलकर किया, जिसमें महान इतिहासकार रोमिला थापर का भी योगदान है, जो दिल्ली की बड़ी महान इतिहासकार मानी जाती है। एक जायसवाल नामक ब्राह्मण का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दुबे, चौबे, पांडे तो है ही है, मगर इन लोगों ने बड़ा गेम क्या किया कि अंग्रेज अफसर कर्नल टॉड राजस्थान में जाकर रिसर्च किया, जिंदगी लगाया, रिटायर्ड होने के बाद वो लंदन में वापस गया 1925 में, 1825, 1827, 1832 में उसने 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए। उसके रिसर्च के वॉल्यूम पहले थे। आज भी एकेडमिक क्षेत्र के लोग अगर राजपूतों का इतिहास जानना है और समझना है तो कर्नल टॉड के इन 3 वॉल्यूम को आधार मानते। भारत की नहीं, दुनिया के लोग उसके रिसर्च वॉल्यूम के नाम था एनल्स ऑफ राजस्थान। इन थ्योरी में उसने जाटों का नहीं लिखा, उसने गुजरों का नहीं लिखा, उसने आहिरों का भी नहीं लिखा। उसने केवल राजपूतों के संबंध में एक हाइपोथेसिस जताया, और वो हाइपोथेसिस गलत है। आज तक राजपूत झगड़ रहे थे, मगर राजपूत लोगों में वो संगठित रूप से कोई ताकत नहीं दिखाई दी। या जैसे ब्राह्मणों की संस्थाएं हैं, वैसे राजपूतों के पास कोई संस्थाएं नहीं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। तो आज हमने दावे से कह रहे हैं कि कर्नल टॉड की थ्योरी एक जाल था, एक हवा था। उसने एक हाइपोथेसिस जताया कि पर्दा पद्धति, सूर्य पूजा, राजा या क्षत्रिय मरने के बाद, राजपूत मरने के बाद उसकी महिला का जोहर होना यानी सती जाना, और नाग की पूजा, ट्री वर्शिप, सूर्य पूजा, ये इन लोगों में दिखाई देती है। इसका मतलब ये सिंध प्रांत से यहां माइग्रेट होकर आए हुए लोग हैं। इसके लिए उसने शब्द प्रयोग किया। हम लोग केवल बौद्धिक पांडित्य सिद्ध करने के लिए किताब नहीं लिख रहे, हम लोगों ने भाप लिया, उनकी चाल को समझ लिया है कि वो क्या गेम करना चाहते हैं। ये मान लो हम जाट, गुजर, राजपूत, यादव के वकील बनकर आज खड़े हैं। वो युक्तिवाद करने में कम है, तो हम लोग उनके वकील बनकर आज ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई, सीतियन थ्योरी। कर्नल टॉड की थ्योरी का नाम है सीतियन थ्योरी। सीतियन थ्योरी का मतलब है ये राजपूत लोग इंडिया के नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, सिंध प्रांत से माइग्रेट होकर आए हुए लोग हैं। ब्राह्मण लोगों ने इस बात को भाप लिया, अरे ये तो अगर हम इनके साथ में राजपूतों को वर्ण व्यवस्था का दूसरा वर्ण अगर बताया, हम तो पहले ही विदेशी सिद्ध हो चुके हैं, तो हमको पल्ला झाड़ना चाहिए। और राजपूतों का पल्ला ब्राह्मणों ने योजना बनाकर झाड़ दिया। तुम कौन मैं कौन, ऐसा अभियान ब्रिटिश के 1835 के बाद शुरू हुआ। मगर इतिहास में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन हुआ। 1837 में सर प्रिंसिप ने सांची में जाकर अशोका की लिपि को डिकोड किया, जबकि कर्नल टॉड ने अशोका के शिलालेख ढूंढने में ऐतिहासिक रोल अदा किया है। मगर वो लिपि पढ़ी नहीं जा रही थी, वो लिपि पहली बार उजागर हुई, इसलिए मैं इसको हाइपोथेसिस मानता हूं।
कर्नल टॉड का हाइपोथेसिस है, क्योंकि अशोका का इतिहास उसको मालूम नहीं, बुद्धा का इतिहास उसको मालूम नहीं, और इंडस सिविलाइजेशन तो 1922 के बाद एक्सकवेशन हुआ, इसीलिए वो भी हिस्ट्री उसके सामने नहीं था। मगर ये हाइपोथेसिस को हवा देने का काम तथाकथित जो आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, इस तथाकथित आजादी के आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट की तरफ से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मांगा जा रहा है। हम ब्राह्मणी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये डिमांड की जा रही है। तो ब्राह्मण लोगों ने देख लिया, अगर जाट भी ये डिमांड कर ले, अगर बैकवर्ड कास्ट की भी ये डिमांड मानने की जाए, अगर ये सभी लोगों की डिमांड मानने की जाए, मुसलमान और सिख तो सेपरेट थे, मगर ये बाकी लोगों की अगर डिमांड मानने की गई तो इससे ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, जो थ्योरी राजपूतों के साथ जुड़ी गई थी सिखियन, वो थ्योरी तथाकथित चल रहे आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण इतिहासकारों ने ये थ्योरी जाटों के साथ जोड़ दी, गुर्जरों के साथ जोड़ दी, यादव के साथ जोड़ दी, यहां तक कहूं मराठों के साथ जोड़ दी, आगे तो महारों के साथ जोड़ दी, और इन सभी कम्युनिटी को ब्राह्मणों ने कह दिया ये लोग भी बाहरी है। और जब आजादी नजदीक आ रही थी तो ब्राह्मणों ने पाठ्यक्रमों में इस थ्योरी को जोड़ दिया। मुझे यहां तक जानकारी मिली कि मैं बहुत सारे जाट लोगों को, गुर्जर लोगों को, राजपूत लोगों को, यादव लोगों को जब मैं कह रहा था कि इस पर मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों का और ब्राह्मणों का झगड़ा क्यों चल रहा है, हमारा इंटरेस्ट है, तो वो लोग पढ़ रहे थे कि आप आपकी लड़ाई लड़ो, हमारी लड़ाई में मत पड़ो, क्योंकि हम ही नहीं जानते हम कौन है। महिपाल सिंह सर ने कहा, सर अरे मैं बहुत घूम रहा हूं गुर्जर लोगों में, अगर आपने सिद्ध किया तो बहुत अच्छा होगा, मेरे लोग भी नहीं मानते। तो मैंने कहा हम लोग पहुंच गए। जज साहब ने कहा अरे हम लोग डर के मारे सिथिनियन है, मैं जज हूं, हम सिथिनियन है, ये लोग हमको बताते, मैंने खुद पढ़ा तो हम मुंह छुपा कर गए थे, नहीं हम यदुवंशी, ताकि हम सिथिनियन ना हो जाए। तो साथियों हमने सच्चाई तक पहुंच गए, और सच्चाई में ये पाया कि सिथिनियन थ्योरी ये फेक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस। हम आजादी के बाद पैदा हुए तो हम हमारा भारत का भूगोल क्या से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से नीचे का भारत हमारा भारत, हम ऐसा माना। मगर धर्मपाल गुर्जर जी ने लंबा इतिहास देखा, मगर धर्मपाल गुर्जर जी का जो इतिहास है वो बोलेंगे नहीं, भारत के बाहर जो देश है वो भी हमारा भारत का हिस्सा है, वो उन्होंने देखा। सिंध प्रांत में मौर्य राजा राई 7वीं शताब्दी के अंत में राज्य कर रहा था। हमें राजपूतों को ढूंढते ढूंढते ये बड़ी रिवोल्यूशनरी बात सामने आ गई कि सिंध प्रांत का जो राजा था वो सम्राट अशोक की खानदान का था, और उस राजा का नाम राई मौर्य था, और उस राजा को दाहिर और चच ये पिता पुत्र ने बड़ी कपटता से मार डाला, उसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद वहां के लोगों के साथ बहुत जुल्म और जाति की, उन लोगों को कपड़े तक पहनने नहीं दिए, उन लोगों को घोड़े पर बैठने नहीं दिया, उन लोगों को जूते तक पहनने नहीं दिया, जबकि वो समाज में घूमेंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, इसके लिए ब्राह्मण दाहिर और चच ने ऑर्डर निकाला कि ये लोग हाथ में कुत्ता पाल के घूमे। वो लोग कौन हैं, इसकी पहचान हमें 7वीं शताब्दी में आए हुए ह्यूमन संघ के द्वारा पता चली, जो चर्च और दाहिर के द्वारा जिनके ऊपर जुल्म ढाया गया, वो लोग माइग्रेट होकर अलग अलग हिस्से में फैल गए, वे वर्तमान के जाट लोग हैं। सबसे ज्यादा जाति हो गई, जाटों के अंदर जबरदस्त विद्रोह है। जाट ये उस समय के इतने बड़े लड़ाकू लोग थे कि इसका वर्णन युवा संघ ने अपने सफरनामे में किया
एक जाट राजा ने कहा एक पंडित को, अरे मेरा भी इतिहास लिख दो मेरी खानदान का, और मेरी खानदान का इतिहास लिखते समय मेरी प्रजाति कहां से पैदा हुई वो भी लिख दो। तो पंडित बड़े होशियार है, उस पंडित ने कहा कि आपका उत्पत्ति मैंने धर्मशास्त्र में ढूंढ लिया है, तो ये यहां से ब्रह्मा के चारों हिस्से से पैदा हो गए, अब आपके लिए बॉडी का कोई हिस्सा बचा नहीं, तो जाट कहां से पैदा हो गए, तो जाट जठर से पैदा हो गए, इसलिए उनका नाम जाट पड़ा। ब्राह्मणों ने कैसे चुना लगाया? जाटों के इतिहास में हमें एक आश्चर्यकारक जानकारी मिली। एक ब्राह्मण ने कहा वो जठर से पैदा हुए इसीलिए जाट है। एक पंडित ने, जो सेंसस हो रही थी 1881 में, और ब्रिटिश अधिकारी जो था उसने वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में घुमा और जाट लोगों को मौखिक जानकारी पूछी कि आप लोगों का जाट नाम कैसे पड़ा, तो जाटों ने कहा कि हम शंकर की जटा से पैदा हो गए इसीलिए हमारा नाम जाट है। आप ब्राह्मणों से लड़ रहे हो तो उनके धर्म ग्रंथों को आधार मानकर अपना इतिहास देखोगे, जल्लत और अपमान ही महसूस करोगे। ब्राह्मण लोगों ने जो उत्पत्ति आपकी बताई है वो आपकी वास्तविक इतिहास नहीं है, क्योंकि सच का प्रचार करने के लिए कौन क्या मान रहा है इसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कुछ हिस्टोरिकल मापदंड है, बैकग्राउंड है। जाटों की उत्पत्ति वहां से हुई। ब्राह्मण लोगों ने आगे क्या कर दिया, ये सितियन थ्योरी को और ब्रॉड कर दिया। जाट, गुर्जर, यादव ये कुषाण, हूण, पहलव की वर्तमान औलाद है। लेखक जायसवाल, बड़ा इतिहासकार ब्राह्मणों का, झूठा एक नंबर का, उसने क्या लिख दिया, ये कुषाण, हूण, पहलव की औलाद है। हिस्टोरिकल बेस पर हमने वहां ढूंढ लिया कुषाण, हूण, ये जो शब्दावलियां है, ये शब्दावलियां भ्रम पैदा करने के लिए ब्राह्मणों ने इस्तेमाल की। यहां तक महिर कुल जो आया था, गुप्त राजा ने उसको पकड़ा था। गुर्जर लोगों अपना इतिहास मीर कुल के साथ जोड़ते हैं, और मीर कुल ने सबसे ज्यादा हत्याकांड बौद्धों की थी। और जब गुप्त राजा ने उसको पकड़ा और उसको अवसर था मारने का, तो गुप्त राजा बुद्धिस्ट था, उसने उसकी मां के कहने पर उसको रिहा कर दिया, मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? गुप्त राजा बुद्धिस्ट था और मिहिर कुल भी बुद्धिस्ट था। सिंध प्रांत के ब्राह्मणों ने उसका दिमाग चौपट कर दिया और उसका अपमान कर दिया एक भिक्खु के द्वारा जो अज्ञानी था। उसका बदला लेने के लिए मिहिर कुल ने द्वेष भावना से कत्लेआम किया, मगर वो ओरिजिनल हिस्टोरिकल बेस पर बुद्धिस्ट था। जाट, गुर्जर, यादवों को सितियन थ्योरी में डाल देने से अब बड़ी गड़बड़ हो गई। सिंध प्रांत भी बुद्धिस्ट था। सिंध प्रांत में हत्याकांड होने के बाद वो समुद्र के मार्ग से वल्लभी में घुसे, गुजरात में बड़ा हिंसा कांड किया। उसके बाद वो अन्य इलाके में घुसे और हिंसा कांड करने के बाद ब्राह्मण लोगों ने इतिहास को वर्तमान में तथाकथित आजादी के इतिहास में कुषाण, पहलव के नाम पर इनको भी सितियन घोषित कर दिया। ईस्वी सन 1वीं सदी में भारत की राजधानी पुरुषपुर थी। अभी सिंध प्रांत तो नीचे है, पंजाब से लगा हुआ है, गंधार से लगा हुआ है, और भारत की राजधानी ऊपर है जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं। पुरुषपुर को पेशावर कहते हैं। तो वहां जो राजा था कनिष्क, उसकी दूसरी राजधानी मथुरा में थी, और मथुरा का राजधानी और पेशावर की राजधानी, ये बात को ध्यान में रखकर हाल ही में वो महाशय राजपूत थे, बिहार के गुजर गए हाल ही में। मेश्राम साहब ने वो न्यूज बिहार में पढ़ी तो मुझे उन्होंने, प्रोफेसर हरिवंश, उन्होंने लोकसभा में डिमांड किया कि भारत सरकार को या बिहार की नीतीश सरकार को तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो दीक्षा पात्र है वो पेशावर में है, उसको भारत में लाना चाहिए, और ये वर्ल्ड हेरिटेज का बड़ा आइडेंटिटी है, बुद्ध का है। तो मेजराम साहब ने मुझे पूछा, वो क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय होने के बावजूद वो बुद्ध का भिक्षा पात्र की डिमांड क्यों कर रहा है? हमें ढूंढना होगा, ऐसा क्यों कर रहा है? तो साथियों, सितियन थ्योरी में
भांडार करने जाटों को विदेशी का है। आपको रीतिवाद करना है तो ब्राह्मणों से करना हो। गुर्जरों को सितियन का, यादव को सितिनियन का। सितिनियन का सीधी सपाट भाषा में अर्थ होता है भारत के न रहने वाले यानी बाहरी लोग। मगर एशियन इंडिया में पता चला जब ब्राह्मण लोगों ने इतिहास लिखा तो ब्राह्मण लोगों ने वो शब्द छल किया। तो सम्राट अशोक का आखिरी छोर जो अफगानिस्तान के बाहर है उसके बारे में ब्राह्मण लोग लिखते हैं। ग्रीक प्रांत के लोगों को ब्राह्मण लोग इतिहास में लिखते हैं वो यवन लोग थे। ब्राह्मण लोग क्या लिखते हैं? यवन लोग थे। इटली का वेरादी बड़ा हिस्टोरियन है और जिसको आज ब्राह्मण लोग ज्यादा डरते हैं वो आर्कोलॉजिस्ट है। इसने सभी ब्राह्मणों की एक जबरदस्त चोरी पकड़ी और जिसके आधार पर हम शक कुशान या हमारे जाट गुजर यादव का इतिहास समझने में हमको आसानी हुआ। अशोका के शिलालेखों में यवन नाम का शब्द ही नहीं है। ब्राह्मणों ने क्या गड़बड़ी किया? हमारे लोगों को ऊपर का इतिहास मालूम ही ना पता चले। कंबोज एक कम्युनिटी जनपद है, मद्र एक जनपद है और ये जो जनपद है इसी इलाके में जाट गुजर रहते हैं। तो ये जो यवन शब्द है ये यवन शब्द था ही नहीं। यवन शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ क्या बताया ब्राह्मणों ने मालूम है? यवन शब्द का अर्थ है गंदे लोग। यवन शब्द का अर्थ है गंदे लोग। अभी यवन शब्द है ही नहीं अशोक के शिलालेख में। अशोक के शिलालेख में मेरा जिस प्रांत में आखिरी राज्य है उसका नाम है योन। यवन नहीं, योन। पाली भाषा में योन है। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? वो हिस्सा हमारा ही ना लगे, वो इसका भारत के इतिहास से डिस्कनेक्ट हो जाए, इसके लिए योन शब्द को क्या करते? यवन। और ये प्लान में किया और ब्राह्मण इतिहासकार ने किया। तो साथियों मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि जाट, गुजर, यादव ये लोग और राजपूत लोग ये हमारे लिए विदेशी लोग नहीं है। और सितिनियन थ्योरी फेल है। सितिनियन नाम के कोई प्रांत नहीं है और सिंध प्रांत ये भारतीय हिस्सा है। और इंडस सिविलाइजेशन के द्वारा वो जो बातें सामने आई, इंडस सिविलाइजेशन में 4 प्रमुख बातें सर जॉन मार्शल ने अपने 2 रिपोर्ट में प्रकाशित की। पहली बात है इंडस सिविलाइजेशन में स्नेक वर्शिप है, नाग की पूजा है, उसको खास बात नजर आई। और उसने इसके ऊपर रिमार्क किया नाग पूजा ये भारत में कितनी पुरानी है। तो सर जॉन मार्शल कहते हैं जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे उससे ज्यादा पुरानी है। और जो स्नेक वर्शिप करने वाले लोग हैं उन्हीं को संस्कृत लिटरेचर में पनी कहा है, ये इस बात का प्रमाण है। जो यादव लोग अपने आप को अहिर कहते थे आज यादव कह रहे हैं। संस्कृत भाषा में ऋग्वेद में लिखा है कि इनके बड़े बड़े नगर होते हैं उन लोगों को अहि कहा जाता है यानी नाग कहा जाता है। संस्कृत में नागों के लिए शब्द अहि है, दूसरा शब्द पनी है। तो जॉन मार्शल ने पहली बात ढूंढी कि ये स्नेक वर्शिप करते, दूसरी बात ढूंढी ये ट्री वर्शिप करते, ये वृक्ष पूजा करते, और तीसरी बात ढूंढी ये सन वर्शिप करते। साथियों ये जो कल्चर है इसका ब्राह्मणिकल लिटरेचर में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। वृक्ष पूजा ब्राह्मणों की नहीं है, नाग पूजा ब्राह्मणों की नहीं है, सन वर्शिप ब्राह्मणों का नहीं है। तो हमारी नदी पूजा, एक पूजा है नदी पूजा। बिहार में एक नदी के अंदर महिला उतरकर सूरज की पूजा करती जिसको छठ पूजा कहा जाता है, वो मूलतः बुद्ध पूजा है। जो आज यादव अपने आप को यदु कहते हैं तो ग्रीक लिटरेचर में इसका प्रमाण मिला कि बुद्ध का नाम एक अपोलो है। बुद्ध का नाम है अपोलो, उनकी बात है। और बुद्ध का दूसरा नाम है सूरज। तो बुद्ध का एक नाम पाली लिटरेचर में यह मिला अमिताभो, एक नाम है अमिताभ।
अमिताभ यानी जिसकी ज्ञान प्रकाश सर्वदूर तक फैला है, जिसने अंधकार को मिटा दिया है, यही नाम बुद्ध का। औध था, औध से अयोध्या बना, औध से यदु बना। भारत में सूर्य पूजा तमाम देशों में, अलग अलग राज्यों में, गांव देहातों में भी। मेरे पिताजी को मैं देखता था, वो स्नान करते थे, पानी ऐसा डालते थे और सूरज की तरफ ऐसा वंदन करते थे। पुराने लोगों को पूछ लो, वो सूरज की पूजा करते थे। तो सूरज पूजा मूल निवासी की पूजा है, नाग पूजा मूल निवासी की पूजा है, नदी पूजा मूल निवासी की परंपरा है। अंग्रेज लोग इतने आक्रुष्ट हो गए जब उत्खनन हुआ, मिट्टी के अंदर सब बातें निकल कर आई। जो सांची का गेट था, तो एक महिला पेड़ को पकड़े हुए खड़ी है, नाग का चिन्ह है, बुद्ध के सर पर नाग का चिन्ह है। तो अंग्रेज लोगों ने, एक आदमी ने तो किताब का टाइटल रखा ट्री वर्शिप एंड सरपंट वर्शिप। केवल इतना ही। भारत में नाग पूजा क्यों की जाती? तो मैं ये जो 4 प्रतीक बता रहा हूं, कर्नल टॉड के समय उत्खनन नहीं हुआ है, 1922 में उत्खनन हुआ है। और ये परंपरा केवल राजपूतों में नहीं पाई जाती, ये परंपरा तमाम जो आज बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इनमें सभी लोगों में पाई जाती है। तो इतिहासकार लोगों का मानना है कि भारत का इतिहास नाग बनाम ब्राह्मणों का इतिहास है। हम लोग क्षत्रिय पर खुश होने वाले नहीं, या हमें क्षत्रिय कहने के लिए, ढिंडोरा पीटने के लिए हमने नहीं लिखा। हम पहले उनके एशियन हिस्ट्री में गए, तो एशियन हिस्ट्री में पता चला कि हमारे पुरखों का इतिहास नाग लोगों का इतिहास है। और बुद्ध भी अपने आप को नागवंशी कहते हैं। और जब अंग्रेज लोगों को बुद्ध का एक स्तूप ओपन किया जो नेपाल एरिया में था, तो उसके अंदर जो उसकी मंजूषा मिली, उसकी अस्थि कलश मिला, तो उसके अस्थि कलश में नाग की सोने की मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां मिली। और उसके अंदर पाली शिलालेख लिखा था कि ये स्तूप किसने बनाया? बुद्ध का जो भाई था महानाम, इसने बनाया। तो नाग और बुद्ध का रिलेशन क्यों है? क्योंकि बुद्ध के पहले जो इंडस सिविलाइजेशन है वो नागों की परंपरा का है। इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया है, इतनी बड़ी बातें सामने आ गई है। एक लेओमैन नामक एक फॉरेन स्कॉलर है जिसको अभी तक कोई चुनौती नहीं है, और वो किस बात पर रिसर्च कर रहा है? भारत में मूल निवासी संस्कृति की खोज। हम लोग SC ST OBC को मूल निवासी बता रहे, तो हमारे लोग बोलते हैं अरे मूल निवासी क्या है? एक दुनिया का आदमी भारत का मूल निवासी का कल्चर ढूंढ रहा है, तो उसने दावे से कहा संस्कृत लिटरेचर भारत के मूल निवासियों के प्राचीन अवशेष ढूंढने का साधन नहीं हो सकता। बुद्धिस्ट लिटरेचर ही इस देश के प्राचीन अवशेष ढूंढने का साधन हो सकता है। उसने एक बात बताई, मैं समझाने के लिए आपको बता। उसने कहा महापुरुष सा, ये पाली में मिला हुआ शब्द है, ये महापुरुष शब्द संस्कृत में कहीं पे नहीं मिला। बुद्ध की महापुरुष की घोषणा जिस व्यक्ति ने की, उस व्यक्ति ने कहा इसके 32 लक्षण है। ये कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि जो विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों ने हमारी महान नाग संस्कृति को नष्ट किया, तो संस्कृति अपने आप नष्ट नहीं होती। उसी संस्कृति के माइग्रेट हुए लोग अलग अलग जगह पर जाकर अपनी कल्चर को निर्माण किया, उसका नगरों का निर्माण किया। उसका भौतिक आधार है 16 महाजनपद और महापुरुष और चक्रवर्ती संकल्पना अवैदिक है। इन्हीं संकल्पना को काउंटर करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने राम को क्या बताया? पुरुषोत्तम। महापुरुष कॉन्सेप्ट बुद्ध का है, और अंग्रेज और स्कॉलर लोगों ने कहा ये केवल मूल निवासी कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ बुद्ध के पूर्व का जो समाज है उसके अंदर ये खाव है, जैसे हमारे अंदर खाव है। हम एक लॉजिकल गोल लेकर काम कर रहे हैं कि आज हम भले ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, मगर हम आने वाले जनरेशन को ब्राह्मणों के गुलाम नहीं रखेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। जैसा ये हमारा भाव है, उसी समय बुद्धा के पूर्व के समाज का भाव था। महापुरुष उसका कॉन्सेप्ट है, लोगों ने डिक्लेयर किया ये महापुरुष है, तो उसको काउंटर किया रामायण में।
बुद्ध को दूसरा उद्घोषणा हुई असित मुनि के द्वारा, ये चक्रवर्ती होगा, चक्रवर्ती होगा। ये कॉन्सेप्ट को गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों ने पांडव का जो प्रथम नायक है उसको क्या कहा? धर्मराजा। ये विशेषण किसका है? चक्रवर्ती होगा, धर्मराजा होगा। इसको काउंटर ब्राह्मणों ने महाभारत में क्या किया? ये कैरेक्टर उसने जो बुद्ध का कैरेक्टर था, ये उसने युधिष्ठिर के, ये जो उनका 5 पांडवों का पहला भाई है, उसके साथ जोड़ दिया। बुद्ध जितना उभर कर सामने आता है उसमें हमेशा चिंतित रहता है। एक फिश गेराल्ड नामक अमेरिका का बड़ा स्कॉलर है, उसने महाभारत पर 12 वैल्यूज कमेंट्री किया है। उसका यह कहना है कि ब्राह्मणवाद एकदम मिथ्या बातें हैं, मगर इसमें सच्चाई का थोड़ा अंश है। और वो सच्चाई क्या है? महाभारत, रामायण, ये केवल और केवल क्षत्रिय बौद्धों के खिलाफ की गई प्रतिक्रिया है। इस देश में काउंटर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन चल रहा है। क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण है, अशोक बनाम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने काउंटर क्या किया? जो क्षत्रिय बौद्ध लोग थे, इनको काउंटर करने के लिए योजना बनाकर फिर योजना बनाई परशुराम। ब्राह्मणों ने परशुराम का जिक्र महाभारत में कितनी बार किया? जैसे बुद्ध का जिक्र 137 बार है, उसी तरह परशुराम का जिक्र महाभारत में कितनी बार है? 130 बार। महाभारत में परशुराम का जिक्र 130 बार है। महाभारत के नायक कौरव भी नहीं है, पांडव भी नहीं है। महाभारत के बदनाम कैरेक्टर कौरव और पांडव। जो धर्मभीरू आदमी होता है उसको लगता है इसमें कुछ संदेश है। ग्रेग बेली नामक व्यक्ति ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च का टाइटल है बुद्ध का महाभारत में कितनी बार जिक्र हुआ, इतना रिसर्च। उसका कंक्लूड करते हुए ग्रेग बेली साहब कहते हैं, जो बड़े इंडोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि महाभारत की भाषा कोड लैंग्वेज में लिखी गई है, वो ब्राह्मण को ही समझ में आ सकता है, या जो रचयिता लोग हैं वो जिनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हीं को उनका वास्तविक मतलब मालूम है। दूसरे लोगों को वो दूसरा मतलब बता रहे हैं, मगर महाभारत का वास्तविक मतलब बुद्ध धर्म के खिलाफ जो हिंसा अभियान चलाया उसको ढकने का ये षड्यंत्र है। बाबा साहब अंबेडकर का भी यही कहना है, रामायण, महाभारत, गीता ये हिंसक प्रतिक्रांति को जन समर्थन हासिल करने के लिए बनाया गया लिटरेचर है। और बाबा साहब अंबेडकर ने उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं कहा हिंदू लिटरेचर है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ब्राह्मणिकल लिटरेचर है। ग्रेग बेली का कहना और बाबा साहब अंबेडकर का कहना एकदम सही है। मगर अभी हम रिसर्च के द्वारा इस नतीजे पर पहुंचे कि परशुराम का क्या काम। अगर धर्म ही आप बता रहे हो तो परशुराम का क्या काम है? और परशुराम ही महाभारत का मुख्य नायक है। और परशुराम की महत्ता बताने के लिए महाभारत की रचना की, मगर बिहाइंड द लाइन जो बौद्ध क्षत्रिय लोग थे, इनको अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन लाना है तो इसके खिलाफ काल्पनिक व्रात्य क्षत्रियों का निर्माण करना होगा। एक शब्दावली है, एक मूल बौद्ध क्षत्रिय है, इसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने क्षत्रिय, दूसरी कॉन्सेप्ट बनाई पतित क्षत्रिय, तीसरी कॉन्सेप्ट बनाई व्रात्य क्षत्रिय, तीसरी कॉन्सेप्ट बनाई म्लेच्छ क्षत्रिय। ये इतनी संकल्पनाएं केवल संकल्पनाएं नहीं है, इसका हमने यहाँ विस्तृत वर्णन किया है। इस पर ज्यादा मतलब आप पढ़ो, चिंतन करो तो आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर धर्म नहीं है, राजनीति है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर धर्म नहीं है, राजनीति है। और ब्राह्मणिकल लिटरेचर में सबसे ज्यादा अपमान हम तो अभी तक ये मान रहे थे कि शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, हथियार नहीं रखना चाहिए, उसको साधन संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, बैकवर्ड कास्ट शूद्र कैटेगरी में आते हम मानते थे। सबसे ज्यादा अपमान इनका है। मगर अब उनका संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के बाद और दुनिया के स्कॉलर लोगों के रिसर्च पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं, सबसे ज्यादा बदनामी अपने आप को वर्तमान में कहने वाले क्षत्रिय लोग।
कितनी बड़ी बदनामी है। उदाहरण के लिए बता, क्या हुआ परशुराम का? परशुराम का क्षत्रिय लोगों ने क्या बिगाड़ा? हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, काय घोड़े मार ले, यानी आपने आपका कौन सा घोड़ा मारा? तो उसमें कहावत है, जमदग्नि जो था परशुराम का बाप, उसकी कामधेनु को किसने चुराया? किसने पकड़ के लेके गया? एक क्षत्रिय ने पकड़ के गया। अर्जुन कार्तिवीर्य उसका नाम है। अर्जुन कार्तिवीर्य ने ब्राह्मण जमदग्नि की कामधेनु को पकड़ के ले गया। परशुराम बाहर गया था, घर आया, पिता ने उसको चिल्लाया, अरे वो तेरी हमारी गाय लेके गया, उसको माना नहीं। तो परशुराम उसके पास गया और झगड़ने लगा। तो क्षत्रिय अर्जुन कार्तिवीर्य ने कहा कि मुझे चाहिए, मुझे अच्छी लगी, इसके दाम ले लो। बात में बिगड़ गई और उसने उसका मर्डर कर दिया। मगर उसने प्रण कर लिया, मेरी गाय भगाई इसलिए प्रण कर लिया कि मैं धरती से 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार करूंगा। ये मैथोलॉजिकल जो बातें है, इस ब्राह्मणिकल मैथोलॉजी को मजाक समझकर छोड़ना अलग बात है। ब्राह्मणिकल मैथोलॉजी के पीछे एक बहुत बड़ा क्राइम छुपा हुआ है। उस क्राइम को जानना होगा, समझना होगा। तथाकथित वर्तमान क्षत्रिय कहने वाले लोगों को उस क्राइम को समझना होगा। उस क्राइम को समझना, अध्ययन करना एक सिद्धांतिक बात है। आम लोग नहीं कर रहे, वो बात अलग है। मगर क्या सिद्धांत है? 21 बार क्षत्रिय किया, 21 बार क्षत्रिय किया। ये कहानी दूसरे क्षत्रिय लोगों को, यानी पतित क्षत्रियों को, यानी पराजित हुए बौद्धों को मनवाने के लिए ब्राह्मण लोगों ने एक कहानी बनाई कि तुम पहले बौद्ध थे, अब तुम बौद्ध नहीं रहे हो, अब तुम पतित क्षत्रिय बन चुके हो। इसका प्रमाण बताने के लिए ब्राह्मण ने कहा 21 बार खत्म कर दिया। 21 बार का क्या मायने? यही बताने के लिए महाभारत की रचना है, कुछ नहीं है। मतलब यही सिद्धांत 21 बार ये ब्राह्मणों का कोड लैंग्वेज है। बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, अहिर, कुर्मी, इनके घर में सत्यनारायण पूजा करता है ब्राह्मण, तो अपनी फिलॉसफी नहीं भूलता। वो 11 रुपये 21 रुपये दक्षिणा लेता है, क्योंकि उसकी विचारधारा को उससे वो मनवा रहा है। उसको मारा मैंने, इसलिए 21 रुपये दे। 1000 दिया तो ऊपर से 21 दे ही दे, और वो देता भी है, पवित्र आंकड़ा बांध कर देता है। प्रैक्टिस हो रही है, केवल राजपूतों में नहीं हो रही, ओबीसी में भी हो रही है, ये शेड्यूल कास्ट में भी हो रही है। तो इसके पीछे एक मतलब है। वो क्या मतलब है? सीधी सिंपल लैंग्वेज। बाबा साहब अंबेडकर ने रीडर्स इन हिंदुइज्म लिखा था तो बहुत तीखा लगा था ब्राह्मणों को, मगर उनके बाद वो प्रकाशित हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने यही मापदंड बनाया, धर्म का मायने न्याय, समता, समानता, बंधुत्व है। धर्म का मायने ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी देवी देवताओं की जो खंडन मंडन किया है, किस मापदंड पर किया है? और धर्म को धर्म नहीं कह सकते, आपके वर्चस्व को आप धर्म नहीं कह सकते। इसी मापदंड पर है। केवल नुक्ताचीनी करना या टीका टिप्पणी करना, इस आधार पर नहीं किया। सीधी लैंग्वेज में बताता, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को नैतिक पात्र नहीं दिया, जिसको आज धर्म ग्रंथ कहा जाता है। वो नैतिकता के आधार पर अगर परिशीलन करें तो सत्यवती का पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा सबको याद है। भीष्म कहता है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। सत्यवती अपने बेटे के साथ मीटिंग करती है, हमारा वंश कैसे टिकेगा। वो कहता है भाई की शादी कर दे। माँ कहती है उम्र से छोटा है, वो बोलता है मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। इसके लिए वो लड़कियों को ढूंढता है। 3 लड़कियां मिल जाती है, अंबालिका, अंबिका, इनको भगा ले आता है। एक को छोड़ देता है क्योंकि उसका दूसरे के साथ प्यार चल रहा है, एक को फ्री कर देता। 2 लिया, 2 की शादी अपने भाई के साथ कर देता है। शादी होने के बाद 2 साल में मर जाता है। फिर रामायण की स्थूल काल पात्रों का परिचय, मर जाता है। मरने के बाद निसंतान रहता है। तो वो मां यानी भीष्म की मां कहती है हमारा वंश तो निर्वंश हो जाएगा, तू तो प्रतिज्ञा तोड़ने वाला नहीं। तो भीष्म कहता है कि विप्रों ने, ब्राह्मणों ने ऐसे समय में ये कहा है कि अगर क्षत्रियों को निसंतान मर रहा है
तो उसके लिए प्रावधान है कि वो ब्राह्मण के द्वारा संतान को पैदा करे, और वो संतान पैदा करने के लिए व्यास के पास भेजती है। वो पहली औरत जाती है, उसके द्वारा वो काला कलूटा एकदम विकृत होता है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। इस अवस्था में वो समागम करता है, उससे उसको एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदाइश अंधा होता है। ये कैरेक्टर क्षत्रियों का कैरेक्टर, मगर किसके द्वारा पैदा किया? ब्राह्मणों ने काउंटर एक्शन किया है। आप इसको मनोरंजन की कथा मत समझो, आप इसको भर्त्सना करने वाली कथा मत समझो। इसके पीछे एक जबरदस्त लड़ाई है, क्षत्रियों का अवमान करना। पहला बच्चा अंधा पैदा हुआ, दूसरे औरत भेजी, डर के मारे बेहोश हो गई, सफेद पड़ जाने कहावत है, मैं तो सफेद पड़ गया, सफेद हो गई तो डर गई, ज्यादा डर गई। उसको बच्चा हुआ तो बचपन से ही उसको पंडु रोग हो गया, इसलिए उसका नाम पांडव रखा। तीसरी को भेजना चाहती थी, तीसरी बार सास, तो उसने कहा मैं नहीं जाती। माँ को तो, सास को तो मना नहीं कर पाई, अपनी दासी को भेज दिया, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम विदुर है। दासी पुत्र बोलते हैं, दासी पुत्र बोलते हैं, वो चचा है उनका। तो 3 कैरेक्टर पैदा हुए, इन्हीं यही तो कैरेक्टर है कौरव पांडव। ये कैरेक्टर कहां से पैदा हुए? महाभारत बता रहा है। महाभारत क्या बता रहा है कि अगर क्षत्रियों को संतान नहीं होती है तो ऐसा प्रावधान है, आप इससे पैदा करो। यही कॉन्सेप्ट को ज्यादा ब्रॉड करके रामायण के साथ जोड़ दिया, और रामायण में इस कथा को राजा दशरथ बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ब्राह्मणों ने उसको सलाह दिया कि तुम्हें क्या करना होगा? अश्वमेध या पुरुषमेध यज्ञ करना होगा। यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का मायने घोड़े के साथ उसको समागम करना होगा प्रतीकात्मक रूप में, और ब्राह्मण के द्वारा संतति पैदा करना। रामायण के जो क्षत्रिय है वो कौन से क्षत्रिय है? पतित क्षत्रिय। रामायण का जो नायक है, लिखा ब्राह्मणों ने, आस्था हमारी उसके साथ है, मगर रामायण का नायक दशरथ का पुत्र बताने की बजाय ब्राह्मण ने ब्राह्मण का पुत्र बताया। ये एक बड़ा बैटल है, और इसको इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी और कई साधनों से ओपन किया जा सकता है। साथियों, युद्ध हुआ, युद्ध का क्या मापदंड है? तो महाभारत में लिखा ये दैवी युद्ध है। महाभारत रचनाकार बहुत चलाक है, वो कह रहे ये दैवी युद्ध है, ये प्लान किया गया एक षड्यंत्र। महाभारत ने कहा, जिसको हमारे लोग ज्यादा गौरव मानते, उसने कहा दैवी युद्ध है। महाभारत रचयिता ब्राह्मण ने कहा यह दैवी युद्ध क्यों है? क्योंकि पहले परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय किया था। इसका फल है कि एक क्षत्राणी परशुराम के पास गई, महाभारत में है, ये इधर उधर नहीं है, ये क्षत्रियों का अपमान करने का ग्रंथ है। इसमें लिखा है एक क्षत्राणी परशुराम के पास गई, कहा मेरा वंशज कैसे टिकेगा, तो तू मुझसे एक बच्चा पैदा कर, उससे एक क्षत्रिय पैदा किए। ये बताने के लिए कौरव पांडव को भी उसी तरीके के क्षत्रिय बताया गया। फिर ये मैदान में आए तो ये कह रहे ये दैवी युद्ध इसीलिए है क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों को मारा, मारने के बावजूद उसने परशुराम से एक संतान पैदा की, वो बढ़ गई, बढ़ने के बाद फिर युद्ध होगा, और वो युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा। और ये युद्ध कैसा है? दैवी है। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध में कौरव हार गए। कौरव की तरफ से एक जिंदा, पांडव की तरफ से एक जिंदा, और फिर क्या हुआ? तो ब्राह्मणों ने और एक थ्योरी बनाई। ये थ्योरी बनाई कि कौरव जब खांडव वन में गए थे तब उन्होंने नागों को जलाकर मारा था, और जलाकर मारने की जो विधि है वो उन्होंने बड़े अभियान के तहत की थी, और वो जलाने की विधि का संबंध 21 आंकड़े से है। वो जो 21 आंकड़ा है क्या? हम इसलिए इसके पीछे लगे, ये माइथोलॉजी के पीछे हम इसीलिए लगे, ये 21 आंकड़े का संबंध है क्या? तो महाभारत के रचनाकारों ने थोड़ी गोलमाल भाषा में लिखा, एंडिंग में मैसेज दिया, दोनों तरफ से एक एक बचा, मगर जो पांडव की तरफ से बचा था उसको चिंता हो रही थी कि मेरे पांडवों ने, मेरे पूर्वजों ने नागों को जलाकर मारा था, मगर एक अगस्ती मुनि ने एक को बचाया था,
कल वो आकर मेरा भी मर्डर कर सकता है। इसलिए वो ऐसी सुरक्षित जगह पर रहता है कि उसको कोई मिल नहीं सकता। मगर एक व्यक्ति उसको मिलने आया और उस नाग ने उसके पुष्पहार में अंदर अपने को छुपा लिया। जैसे ही उसके गले में हार पड़ा, नाग खुलकर बाहर आया और उसने उस पांडव के वंशज को मार डाला। ऐसा बताने के बाद महाभारत के रचयिता अंत में संदेश देते हुए कहते हैं कि ये लड़ाई दैवी युद्ध है, ये चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई परशुराम ने शुरू की। परशुराम किसको मारेगा? क्षत्रियों को मारेगा। अगर क्षत्रियों को बचना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा अगर क्षत्रियों को बचना है तो आपको यज्ञ करके नागों की आहुति देनी पड़ेगी। ये महाभारत का स्थूल मैसेज है, ये मैसेज है। और ये मैसेज का प्रैक्टिस काठमांडू में, नेपाल में होता है और महाराष्ट्र में नासिक में होता है। इसी को कहते हैं नागबलि यज्ञ। नागबलि यज्ञ कितने लोगों को मालूम है? मैं कहता हूं भारत के तमाम लोगों को मालूम है। कैसे मालूम है? क्या उनको धर्म ग्रंथ की इतनी गहराई वाली जानकारी मालूम है? नहीं। यह जानकारी किसने फैलाई? सचिन तेंदुलकर। नागबलि यज्ञ करने के लिए गया। हमारे लोग क्रिकेट ज्यादा देखते थे, उसको टीवी पर दिखाया, हमारे लोग उसके अधीन हो गए। सचिन तेंदुलकर कर रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। इसका तात्पर्य यही है, वर्तमान क्षत्रिय पूर्व के नाग लोग हैं और नाग लोग, खुद बुद्ध भी कहते मैं नागवंशी हूं, महावीर भी कहता है मैं नागवंशी हूं, और इंडस सिविलाइजेशन कहता मैं नागों का यह कल्चर है। और ब्राह्मणों के पास कोई टोटेम नहीं है, हमारी पहचान नाग है, हमारी पहचान नाग है। मुझे एक रिकॉर्ड मिला जो वर्तमान में राजपूत कहते हैं। राजपूत लोगों को एक ब्रिटिश पीरियड में, यानी प्राचीन आधुनिक काल में, एक व्यक्ति आया, ट्रैवलर आया इंडिया, बुचानन, उसका नाम है बुचानन। उस बुचानन ट्रैवल्स ने अभी 18वीं शताब्दी में वो आया था। उसने अलग अलग प्रांत का दौरा करते हुए राजपूतों के बारे में लिखा। जो इतिहास के जानकार लोग हैं वो बुचानन को प्राथमिक आधार मानते हैं। बुचानन की बातें एकदम परफेक्ट बातें मानकर लिखी जाती है। और ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, बुचानन कहता है ठाकुर शब्द ये बुद्ध का पर्यायी शब्द है। जो आज अपने आप को ठाकुर कहने वाले लोग हैं वो इतिहास भूल गए, मगर एज ए हिस्ट्री ठाकुर ये बुद्ध का शब्द है। और हमें एक बड़ी जानकारी मिली, ईस्वी सन एडी 717 में, 717 में चित्तौड़ का जो राजा था, उस राजा का नाम मानसिंह मौर्य था। और ये मानसिंह मौर्य घराने का वंशज था। वो निपुत्रिक हुआ तो उसने अपनी बहन का लड़के को अपना राजगद्दी का वारिस बनाया। उसका नाम बप्पा रावल कहते हैं। हम राजपूतों के प्रति घृणा रखने वाले लोग नहीं, हम इतिहास के बारे में तथ्य ढूंढने वाले लोग हैं। हमें हजारों सालों से ज्ञान लेने से वंचित किया था बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण आज हम ढूंढ पा रहे। हम इतिहास को ज्यादा प्यासे होकर ढूंढ रहे तो हमें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि राजपूतों में जो 36 कुल है, उन राजपूतों में मौर्य कुल है। ये मौर्य क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर को हम ज्यादा मान रहे, अशोक के साथ अपनी विरासत को जोड़ रहे। तब हमें पता चला कि राजपूतों में जो 36 कुल है, 36 जिसको गोत्र बोलते हैं, उसमें एक गोत्र मौर्य घराने का है। और उस मौर्य घराने का जो वंशज था उसका नाम बप्पा रावल था। उसने अपनी शाखा आगे चलाई। उसी शाखा को शिवाजी महाराज ने कहा मैं सिसोदिया घराने से हूं, गुहिल या सिसोदिया, ये उस घराने से है। और 1881 में जो बॉम्बे गैजेट आया, बॉम्बे गैजेट में लिखा हमें पाया कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज डायरेक्ट मौर्य डायनेस्टी से, और वो सिसोदिया से, और सिसोदिया का कनेक्शन बप्पा रावल से, और बप्पा रावल का कनेक्शन आगे कहां पर है? तो बप्पा रावल का कनेक्शन महाराणा प्रताप से। तो ये जो राजपूत कहने वाली कम्युनिटी है, इसका इतिहास पूर्ण रूप से
बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं अधिक मेरी बात नहीं कहता हूं, केवल एक प्रमाण आप लोगों को देना चाहता हूं जिसके संदर्भ में मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये लाइव हो रहा है और हमारे लोगों को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए एक प्रमाण हमें ऐसा मिला जिसको आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। वो प्रमाण ये है कि राजपूत कहने वाले जो लोग हैं ये मूलतः बुद्धिस्ट कैसे है, राजपूत जो कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट कैसे, इसका प्रमाण हमें ये मिला कि इसके कुछ स्कॉलर लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे हटन नामक स्कॉलर है जिसने कास्ट का बहुत ज्यादा स्टडी किया, उसका यह कहना है कि ब्राह्मण शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जो अभियान चलाया उसको शांकर भाष्य के रूप में रिकॉर्ड में आ गया और तिबेट के रिकॉर्ड में भी शंकराचार्य का हिंसक अभियान का अल्टरनेट भी किया हमारे पास। तो शंकराचार्य उधर गए राजस्थान में चित्तौड़ में गया और वहां पर अबू पर्वत है, अबू पर्वत पर यज्ञ किया। अभी मैं शब्दकोश पढ़ रहा था, पहले मुझे मालूम नहीं था, अभी किताब लिखने के बाद मैं शब्दकोश को, पुराने शब्दकोश को पढ़ रहा था। अबू का मतलब नाग होता है, यानी उसने एक यज्ञ किया। वो यज्ञ कहने के बाद उन्होंने क्या कहा, जैसे गुजर लोग भी राजपूत पर दावा कर रहे, जाट लोग भी राजपूत पर दावा कर रहे, उसी तरह जाट और गुजरों का झगड़ा नहीं चल रहा है, ज्यादा लोध राजपूत है, ज्यादा झगड़ा राजपूतों का राजपूत में चल रहा है। मैं आपको खास बात बता रहा हूं, राजपूतों का राजपूतों में झगड़ा क्यों चल रहा है, तो ब्राह्मण लोगों ने लिखा, क्या लिखा, जैसे उनके धर्म ग्रंथ में लिखा कि जो महाभारत को अंदर जो क्षत्रिय वर्गित है वो क्षत्राणी के द्वारा पैदा हुए, मगर क्षत्रिय के द्वारा नहीं, परशुराम के द्वारा पैदा हुए चरित्र। तो चीवी वैद्य और भांडारकर और जायसवाल क्या करे कि जो अग्नि यज्ञ से जो पैदा हुए वो 4 गोत्र थे, पौमार जिसको परमार कहते हैं, दूसरा चौहान जिसको बाद में चौहान कहते हैं, तीसरा राठौड़ और चौथा, ऐसे 4 गोत्र उन्होंने बताए। ये कही यही ब्राह्मणों ने और भी शंकराचार्य ने अग्नि यज्ञ से पैदा किए, यही ओरिजिनल क्षत्रिय। अब बाकी क्षत्रियों का प्रॉब्लम क्या हो गया, अब ये जो ब्राह्मणों की थ्योरी और अंग्रेजों की थ्योरी, सिथिलियन थ्योरी का प्रचार हो गया, तो राजपूतों में यह संघर्ष चल रहा है कहीं हम विदेशी ना घोषित हो जाए, इसीलिए वो लोग क्या करें, हम भी उसी डायनेस्टी से या हम भी उसी गोत्र से। और चिवी वैद्य नामक ब्राह्मण ने सीधे तौर पर लिख दिया ये ब्राह्मण की नाजायज है, हम नहीं कर रहे, बल्कि हम राजपूतों की तरफ से वकालत कर रहे और उनको रेडीमेड मसाला दे रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ब्राह्मण लोगों ने कहा राजपूत का मतलब नाजायज। राजपूत शब्द रामायण में नहीं मिलता, राजपूत शब्द महाभारत में नहीं मिलता, राजपूत शब्द गीता में नहीं मिलता, पुराण में नहीं मिलता, राजपूत शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है, हिंदू शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है, राजपूत शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का अपमान करने के लिए, हटन महोदय कहते हैं, जाति का स्टडी करने वाला कहता है, मूल बौद्धों को आधार बनाकर ही ब्राह्मणों ने राजपूतों का निर्माण किया। साथियों, ये बात को मैं खत्म करने के पहले एक मुद्दा यहां पर खत्म करना चाहता हूं। जाट, गुजर, राजपूत, यादव, इनका ब्राह्मणीकरण डर के आधार पर हुआ है। एक है सिथिलियन थ्योरी और एक है अग्निवंश की थ्योरी। यह थ्योरी का सबसे ज्यादा प्रचार सिलेबस के द्वारा किया गया और तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाने वाले जो ब्राह्मण थे या उस आंदोलन में जो इतिहासकार पैदा हुए, इन लोगों ने जाट, गुजर, यादव, राजपूतों को विदेशी घोषित करने का पुरजोर प्रयास किया। हम अभी इस बात को लेकर चिंतित है और हम धन्यवाद देते हैं जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब का कि उन्होंने जो बात यहां उठाई है, राजपूत लोग इसके बारे में चिंतन करें, जाट, गुजर, यादव इसके बारे में चिंतन करें। ब्राह्मणवादी लोगों ने, आरएसएस, बीजेपी लोगों ने जो सीए, एनआरसी, एनपीआर जो लागू किया है, अगर ये उन्होंने जोर जबरदस्ती से भारत में लागू किया तो पहले नंबर पर
नागरिकता सिद्ध करने में जो लोग विफल होंगे वो जाट होंगे, गुजर होंगे, अहीर होंगे और राजपूत होंगे। हम लोग SC ST OBC के लोग, हम लोग सभी 6,500 जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास साधनों की कमी है, फिर भी हम ये लड़ाई 2-2,500 साल से लड़ रहे हैं और हम ब्राह्मणों के साथ समझौता नहीं, मैदान में उतार कर लड़ रहे हैं। मगर जाट, गुजर, राजपूत ये लोग एट्रोसिटी एक्ट रद्द हो, इसके लिए ब्राह्मणों ने मैदान में उतारे। मुझे मालूम है, मुझे जो प्रतिक्रिया आई, मेरे लोगों की द्वारा प्रतिक्रिया आई, अरे ये लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ये लोग हमको घोड़ी पर बैठने नहीं देते, ये लोग हमें मूछ रखने नहीं देते, बाबा साहब अंबेडकर का T-शर्ट पहना तो मर्डर कर देते हैं। आप उन लोगों का इतिहास क्यों बता रहे हो? हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग हमारे लोगों को समझा रहे हैं, प्रतिक्रिया हो रही है, हम हमारे लोगों को समझा रहे हैं। तो समझाने का तरीका क्या है? डरा कर, धमका कर नहीं। फिर हमने सोचा इनको भी समझाना है और इनको भी समझाना है। मैं अंतिम में फैसला देता हूं, जाट है को, गुजर है को। आपने पूछा तो इसीलिए मैं आपको लास्ट में ब्रीफली बता रहा हूं कि DNA रिपोर्ट हुआ, इसके अंदर एक लास्ट चैप्टर है, DNA के आधार पर जाट कौन है। ये धर्मशास्त्र के आधार पर कभी एंड होगा नहीं, डिबेट तो चलता ही रहेगा। DNA के आधार पर जाट कौन है, DNA के आधार पर गुर्जर कौन है, DNA के आधार पर राजपूत कौन है। क्योंकि माइकल वामशेत की थ्योरी का तो हमने सबसे ज्यादा प्रचार किया, तो लोग हमें भी पूछ रहे, अरे आप लोगों ने तो माइकल वामशेत की DNA का प्रचार किया और क्षत्रियों को भी विदेशी घोषित कर दिया, अब आगे क्या है? तो DNA के बारे में माइकल वामशेत का दूसरा भी DNA रिपोर्ट है, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं था। वो सैंपल DNA टेस्ट था, उसके बाद भी उसका DNA रिपोर्ट आया। तो एक एक लाइन में बता देता हूं ताकि कोई विवाद न रहे, ताकि कोई किंतु परंतु न रहे। तो पहला मुद्दा है जाट हाईकोर्ट 2017 में YSTR हैप्लोग्रुप डाइवर्सिटी इन द जाट पॉपुलेशन रिवील्स सर्वाइवल डिफरेंस एंड एशियंट ओरिजिन्स। ये DNA डेविड जी महल इनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा इसको प्रकाशित किया। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है और इसका खास किस्म का DNA क्या है? पंजाब के जाट है कौन, अफगानिस्तान में इनका क्या रिलेशन है, सिंध प्रांत में इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि इनका जो DNA मिलता है, उन्होंने बहुत सादी शब्दों में हमने उसको बताने का प्रयास किया है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारतीय जाट ये भारत में मुख्यतः 3 धर्मों में विभाजित है। उसमें 47% हिंदू है, उनकी शब्दावली में लिखा उन्होंने। दूसरा 33% मुसलमान है और 20% सिख है। इस रिपोर्ट में जाट लोगों के 302 सैंपल का अध्ययन किया गया है। इन 302 सैंपल में 294 ये जाट सैंपल ये भारत के हिंदू जाटों के हैं और केवल 8 सैंपल ये पाकिस्तान के मुस्लिम जाटों के। सिख धर्म के जाट लोगों का समावेश इस रिपोर्ट में नहीं है। इस रिपोर्ट में Y क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप का है, इसलिए पुरुषों में पाए गए Y क्रोमोसोम ये इस पर आधारित है। इस रिपोर्ट में जाट लोगों में 9 प्रकार के हैप्लोग्रुप पाए गए, जिसमें E, G, H, I, J, L, Q, R, T इन ग्रुप्स का समावेश है। उसमें से सबसे अधिक मात्रा में जो पाया गया ग्रुप है वो यल हैप्लोग्रुप है और ये यल हैप्लोग्रुप SC ST OBC में पाया जाता है। इस ग्रुप का प्रमाण 36.388 है। जो तो 2 नंबर का हैप्लोग्रुप R पाया गया है, उसका प्रमाण 28.5% है। जिसके बाद हैप्लोग्रुप J का प्रमाण 9.6% मिला है और अन्य सभी G, H, I, T यह सब मिलाकर 9.5% है। जाट मूल निवासी है, ये इस DNA रिपोर्ट का कहना है। तो अगर जाटों को सिथिनियन कहा जाता है तो ब्राह्मणों के मुंह पर DNA रिपोर्ट फेंक कर मारना होगा, मगर इसके लिए जाटों को आगे आना होगा। अगर आपको आपकी नागरिकता बचानी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास साधनों की कमी है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज सब कुछ पैदा कर रहे हैं, मगर जाटों की बात जमीन है, उनके पास मसल्स है, उनके पास इनके जैसे कितने बड़े अफसर बनकर रिटायर हो गए, इनके पास गुर्जर लोग जाट लोगों में कितना सारा टैलेंटेड है। उनको हमारे साथ भाईचारा करना होगा और भाईचारा किस आधार पर? DNA के आधार पर।
हम भी डीएनए, आपका डीएनए हमारा डीएनए, इसलिए हम एक हो सकते। डीएनए के आधार पर गुर्जर को है। द जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडस वैली पॉपुलेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यह रिपोर्ट द अमेरिकन जर्नल एंड ह्यूमन जेनेटिक्स वॉल्यूम 103 में प्रकाशित है। ये इंटरनेशनल जर्नल है, वो खास महत्वपूर्ण डीएनए गुर्जरों के बारे में। उसमें सीधी लाइन पे लिखा हुआ, ये जो हमारे महिपाल सिंह जी, जो थोड़ा बहुत डाउट है मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वो हमारे अपने, हमने मतभेद हो सकते मगर संवाद होगा तो हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकते। एक लाइन में लिखा, गुर्जर लोग यह द्रविडियन और भारतीय एस्ट्रो एशियाटिक लोगों के साथ ज्यादा मिलता है, और इसमें यह संशोधन में यह भी लिखा गया है कि राजस्थान के भिल्ल, डमारिया, गरासिना, मीना, सहारिया और राजपूत, इन समूहों के 200, ये दूसरा रिपोर्ट है। तो ये गुर्जर मूल निवासी है। अब राजपूतों का डीएनए किन लोगों से मिला, तो इनके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। उस रिपोर्ट ये CST OBC से मिला, मूल निवासी है। और राजपूत लोग कहां से पैदा हुए, ये तो डीएनए की बात है। राजपूत कहां से पैदा हुए आपको क्लियर बता देता हूं। मीना, भिल्ल, जाट से राजपूत पैदा हुए। राजपूत नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है, जाट गुजर नाम की कम्युनिटी है, राजपूत नाम का कोई वर्ग नहीं है। और भिल्ल जो नाम है, इसका इतिहास ढूंढा गया तो भिल्ल मद्रास प्रांत में मिलता है, और इनका पॉपुलेशन नॉर्थ में, मगर इसका ओरिजिन कहां मिला, मद्रास में मिला। तो मद्रास में क्यों मिला, तो ये इंडस से माइग्रेट हुए लोग हैं, और इनका 5000 साल पहले का जो नाम है, बड़े कुछ शब्द है जिसके बारे में हम क्यूरीज नहीं पैदा करते। मैं जिस भी गांव में जाता हूं, किसी भी राज्य में जाता हूं, तो मैं बच्चा हो या बुजुर्ग हो तो उनका नाम पूछता हूं, मेरा इंटरेस्ट होता है इसके नाम के पीछे इतिहास है। एक किताबी इतिहास है और एक जीता जागता आदमी इसके पीछे इतिहास है। वैसे हम जातियों के नाम के पीछे भागे तो ये भिल्ल लोग हमारे लिए कुंजी साबित होगी। भिल्ल शब्द वहालिक या बहालिक कम्युनिटी का वर्तमान अपभ्रंश शब्द है, और बहालिक लोग इंडस के वारिस है। भिल्ल लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी। तो राजपूतों का डीएनए रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट को मैं अभी बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। तो राजपूतों का जो डीएनए रिपोर्ट आया, माइकल वामशत ने उसका डीएनए किया। उसका डीएनए mtDNA वेरिएशन इन कास्ट पॉपुलेशन इन आंध्र प्रदेश डीएनए, और उसने आगे लिखा कि राजपूतों का डीएनए भी मूल निवासी लोगों से मैच होता है। मगर वो और एक जो डीएनए राजपूतों के संदर्भ में आया, जेनेटिक स्केप एंड द 6 पॉपुलेशन ग्रुप्स इन राजस्थान, स्टडी बेस्ड ऑन द 12, वहां पर उन्होंने 6 कम्युनिटी का इकट्ठा डीएनए किया, जिसमें मीना, भिल्ल भी थे और राजपूत भी थे। तो उनका यह कहना है, उन्होंने 221 सैंपल डीएनए लिए, और उसका उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला ये वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध है। तो उनका यह कहना है कि मीना, भिल्ल, इन लोगों का डीएनए और राजपूतों का डीएनए ज्यादा मैच होता है। भिल्ल लोग अगर इंडस सिविलाइजेशन के, राजपूत का के, ये जो हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, मत भिन्नता हो सकती है, मगर ज्ञान लेकर आप प्रतिवाद करो। ज्ञान लिए मगर आप प्रतिवाद करते हो, जानकारी लिए मगर आप ओपिनियन बनाते हो, तो आपका रिजल्ट, आपका कंक्लूजन गलत हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने जो 3 वैल्यू लिखे हैं, इसको हम SC ST OBC को तोहफा दे रहे, मगर ब्राह्मणों को, तथाकथित इतिहासकारों को कह रहे तुम लोगों को चुनौती है, तुम इन बातों को, हमने उठाए गए मुद्दे को तुम्हारे टीवी डिबेट पर, तुम्हारे चैनल पर हमको बुला और हमारे खिलाफ बरगलाओ, हम तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिरी मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती के अवसर पर होने के कारण, वो मुद्दा यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग याद क्यों करते हैं। ब्राह्मण लोग 1857 के साथ तथाकथित आजादी का ओरिजिन बताते हैं, मगर अब मैं थोड़े अलग रूप से अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे पता चला, मेरा अब आकलन हो रहा है, फुले शाहू अंबेडकर ने जो अलग
आजादी का आंदोलन चलाया था, इसका ओरिजिन छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा चलाया गया जो स्वराज्य का आंदोलन है इसके अंदर। और इसके बारे में हम लोग देश भर के मराठा और कुंभी ओबीसी लोगों को रिसर्च के द्वारा बताने वाले एक तथ्य हमारे सामने आ गए। वो तथ्य क्या है? जो ब्राह्मण हमको क्या बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाजीराव पेशवा जो आखिरी पेशवा था, उसके बाप का नाम था रघुनाथराव पेशवा। इसने बहुत सारे क्राइम किए, अपने खानदान के आदमी को मारा, तो उसने एग्री किया, मैंने मारा, तो उसको नासिक में प्रायश्चित के लिए भेजा था, मगर अंग्रेजों को भारत में बुलाने का काम बाजीराव पेशवा के बाप रघुनाथराव पेशवा ने किया है। वो लोग हमको बोलते, जब कभी हम सच बताते हैं तो बोलते नहीं तुम अंग्रेजों के द्वारा बताए हो, इसके द्वारा बता रहे हो। अरे तुम अंग्रेजों को भारत में न्योता देने के लिए रघुनाथ नाव पेशवा ने सन 1781 में एक ब्राह्मण को भेजा था जिसका नाम है हनुमंत राव। और एक ब्राह्मण को अंग्रेजी नहीं आता था और राज भारत में मुगलों का था, तो मुगलों की भाषा में जो पर्शियन भाषा थी उसी भाषा में भारत में अंग्रेज लोग पत्राचार करते थे। तो ये जो रघुनाथराव पेशवा है ये अंग्रेजों के साथ डीलिंग करना चाहता था, मगर इसको अंग्रेजी नहीं आता था। तो जो पर्शियन आदमी था, पारसी भाषा जानने वाला, वो मनियार नामक आदमी को वहां भेजा था और साल भर तक वहां वो रुके थे। और जब वो सेब आए तो रघुनाथ राव ने जिन अंग्रेज अफसरों के साथ लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो पत्राचार किया उसके रिकॉर्ड्स अभी हमें मिल गए हैं। मगर ये दुख की बात है, शर्म की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो एमपी बनकर दिल्ली में संसद में आते हैं या छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर जो कुर्मी और ओबीसी लोग अपने समाज में चेतना का निर्माण करते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लोगों में शामिल है। क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम वारिस प्रताप सिंह भोसले जो 17 का राजा था, इसको राजा घोषित किया, 14-15 साल राज्य किया। और बालाजी पंतनातू पेशवा ने बॉम्बे सरकार के कुछ अधिकारियों को लालच देकर खरीद लिया, राजा की मोहर का इस्तेमाल किया और राजा के ऊपर एक फेक मुकदमा चलाया कि गोवा में दूर दो ब्राह्मण लोगों के पास राजा के मुहर के लेटर मिले हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि राजा ने 34,000 पुर्तगाली फौज का निर्माण कर लिया है और कभी भी भारत में वो आक्रमण करेंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे। और इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और उसमें वही शामिल है जिसने पेशवाओं का राज खत्म करने में अग्रभागी था। वो नातू पेशवा ने छत्रपति को इतना जलील किया, रात के 2 बजे 1000 फौज की मौजूदगी में जब 17 के सारे लोग सोए थे, राजा शयन गृह में जिस अवस्था में था उसको घसीट कर बाहर निकाला गया और उसको वाराणसी में वनवास के लिए भेज दिया गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस उधर कह रहा था कि ये ब्राह्मणों की करतूत है, मेरे खिलाफ उन पेशवा ब्राह्मणों ने साजिश की है, मगर अंग्रेजों ने इस बात को माना क्यों? आज उसके वारिस कहने वाले लोग भी बोल नहीं रहे कि ब्राह्मणों ने उनको मारा, उनके भाई का कत्लेआम किया। साथियों, आखिरी बात यह है कि 2004 में जेम्स लेन को पुणे के ब्राह्मण ने महाराष्ट्र में लाया और बम पुरंदरे नामक ब्राह्मण ने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया। ये बात जब भामसिंह के द्वारा जब मराठा ओबीसी को पता चली, भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के ऊपर उन लोगों ने हमला किया और उनको नंगा करने का काम किया, तब पुणे के ब्राह्मण और दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी आरएसएस के ब्राह्मणों ने समझौता किया। आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आरएसएस बीजेपी के लोग फसाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन, महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन करने के लिए
अटल बिहारी वाजपेयी ने पैसा दिया भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, और पेज नंबर 99 पर ब्राह्मण ने खुलेआम लिख दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप शाहजी भोसला न होकर जो गुरु है दादू कोंडदेव वो है। इतना ही नहीं, आगे ऐसा लिखा, महासाहेब जिजाऊ का चरित्रहनन, शाहजी राजे का चरित्रहनन, और ये मामला कहां गया? हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने दबाव कर, लोगों का दबाव न सहते हुए हाईकोर्ट में केस गई। हाईकोर्ट में जज ब्राह्मण थे, जज को उन लोगों ने युक्तिवाद करके सिद्ध नहीं कर पाए, और जब वो वहां हार गए तो या सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज ब्राह्मण था, और वहां जो जजमेंट दिया गया, दुख की बात है, जो जज 1 रुपए का उनके ऊपर किया, भूषण ये जो थे वही जज पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, यानी वो ब्राह्मणों की तरफ से। और जज महोदय ने ये कहा वहां की सरकारी वकील को कि हम इस पर पाबंदी क्यों लगाएं, बताओ। तो इन्होंने यह सवाल खड़ा किया सरकार की तरफ से, क्योंकि इस किताब में बदनामी हो गई है, इससे 2 समूहों में झगड़ा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको कहा, वो 2 समूह कौन है बताओ। सरकारी वकील ने उनका नाम नहीं लिया, उल्टा जज ने उनको फटकारते कहा, यह बात तुमने हाईकोर्ट में क्यों नहीं बताई, यह मुद्दा तुमने हाईकोर्ट में क्यों नहीं उठाया, अब यहां क्यों उठा रहे हो, तुम्हारी बात को हम सुनते नहीं है। दुख की बात है, न्यायपालिका में बैठे हुए जजेस ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र हनन को फंडामेंटल राइट के तहत, उसका अभिव्यक्ति का आजादी है, उसको स्वतंत्रता है, यह कहकर जेम्स लेन की किताब पर पाबंदी हटाई। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह है बमो पुरंदरे जो अभी कुछ महीने पहले मर गया, उसने जो मराठी में लिखा वही उसने अंग्रेजी में लिखा। अगर जेम्स लेन को सजा होती है तो आजीवन कारावास पुरंदरे को हो सकता था। पुरंदरे को बचाने के लिए, और पुरंदरे आरएसएस का फुल टाइमर था, आरएसएस का वर्कर था, आरएसएस के ब्राह्मण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण जजेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बदनामी करने के लिए सहयोग दिया। जो 100 रुपए में किताब मिलती थी, आज 3500 रुपए में घर बैठे अमेज़न पर मिलती है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम जिस दिल्ली में मना रहे, जिस संसद के पास हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुख के साथ कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का धंधा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर उनकी विचारधारा को चलाने का कार्य केवल और केवल बामसेब के लोग कर रहे हैं। हम उन जजेस का, उन ब्राह्मणों का, और उन जो संस्थाओं को मदद करने वाले आरएसएस बीजेपी का जाहिर धिक्कार करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं थोड़ा विस्तार से इसीलिए बोला क्योंकि यह मामला पेचीदा है, तो इसके बाद ये किताब पढ़ेंगे। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, यहाँ पर अगर जाटों के, गुजरों के, यादवों के, केवल उनकी कम्युनिटी के अगर जागृति सम्मेलन अगर हमने शुरू किए, तो मैं ऐसा मानता हूँ 2-3 साल में जाट, गुजर, राजपूत ये हमारी फौज बनकर, मूल निवासी बहुजनों की फौज बनकर 3.5% ब्राह्मणों का बंदोबस्त करेंगे। धन्यवाद।